हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, जो कि हमारा है पॉलीफेज सिस्टम यानी बहुकलीय प्रणाली। एंड आज की इस वीडियो में यानी कि ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा है, वीडियो नंबर 2 है, यानी लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत बताई थी कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, है ना, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। एंड आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 है ना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फेज सीक्वेंस क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, और जो लाइन करंट होता है वो क्या होता है, और फेज पावर क्या होती है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, लास्ट क्लास को नहीं देखा है, और अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को ओपन करके अपनी सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो एंड अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, फेज सीक्वेंस आखिर क्या होता है। देखिए, इसमें होता क्या है, जिस क्रम में 3 फेज की वोल्टेज, है ना, यानी जिस क्रम में 3 फेज की वोल्टेज अपना जो है अधिकतम मान प्राप्त करती हैं, है ना, तो ऐसे में इसे क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस कहते हैं। सॉरी, जिस क्रम में 3 फेज वोल्टेज अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती हैं। भारत में क्लॉकवाइज जो फेज सीक्वेंस होता है उसे धनात्मक माना जाता है ना, और जो एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस होता है उसे हम ऋणात्मक मानते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस कहते हैं। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिस क्रम में जो है 3 फेज होंगे, 3 फेज हमारे पास हैं आर वाई बी, और तीनों फेज में जो है अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लिया है, वोल्टेज अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेज सीक्वेंस कहेंगे। अब भारत में जो है आपको ध्यान रखना है, भारत में क्या चलता है, क्लॉकवाइज अगर फेज सीक्वेंस है तो उसे हम धनात्मक मानेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस है तो उसे हम ऋणात्मक फेज सीक्वेंस मानेंगे। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। देखिए, मान लीजिए आपकी घड़ी की सुई है वो किस डायरेक्शन में चलती है, इस तरह से, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज अगर है ना फेज सीक्वेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक फेज सीक्वेंस कहेंगे, है ना, क्लॉकवाइज वाले को। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, आपकी घड़ी की जो सुई है वो इस डायरेक्शन में चलती है, लेकिन मान लीजिए उल्टे चल रही है ना, उल्टी सुई चल रही है, तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस कहेंगे, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर वाई बी, ये हमारे क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं आर वाई बी। एंड यहाँ पर एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है, आप जानते हो। एंड यहाँ पर बात हो रही है कि फेज सीक्वेंस की, है ना, वो मैंने आपको बता दिया, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फेज वोल्टेज क्या होता है। तो फेज वोल्टेज को समझना काफ़ी आसान है। किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज कहलाती है। ये काफ़ी आसान परिभाषा है। देखिए, इसमें होता क्या है, आपके पास 3 फेज होंगे, है ना, और एक न्यूट्रल तो होगा ही। तो किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई दूरी, आप आर और एन को ले लीजिए, या फिर वाई और एन को ले लीजिए, या फिर बी और एन को ले लीजिए। ऐसे में होगा कि आप जब इन दोनों के बीच, अब देखिए आपके पास क्या होगा, मल्टीमीटर होगा, है ना, ये आपके पास क्या है, मल्टीमीटर है। इसकी 2 प्रॉप्स निकलती हैं, तो आपने क्या किया, एक यहाँ पर लगाया और एक आपने यहाँ पर लगाया। तो आर और एन यानी आपका एक फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, तो दोनों के बीच आपने लगाया तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा 220 या जो भी आता होगा, है ना, 220 वोल्ट आपको मिल गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज कहेंगे। यानी आपको ध्यान देना है, कोई कठिन नहीं है ये। देखिए, इसमें होता क्या है, फेज वोल्टेज, किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई जो वोल्टेज होती है ना, उसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं, और इसे हम बीपी से डिनोट करते हैं, बीपी से प्रदर्शित करते हैं। बीपी का मतलब क्या होता है, पी माने फेज और बी माने वोल्टेज, यानी फेज वोल्टेज, है ना। तो ये काफ़ी आसान होता है। एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आर वाई बी में जो है एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। तो ये सारी बात आपको समझ में आई कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं और कैसे मापते हैं। तो किसी भी एक आपके पास 3 फेज होंगे, है ना, आर वाई बी, तो आपको आर वाई बी में से किसी एक को ले लेना है और न्यूट्रल को ले लेना है।
दोनों पर आपको 120 डिग्री सेट करके मल्टीमीटर में आपको दोनों प्रॉप्स को लगानी है, आपको वोल्टेज मिल जाएगा। और जो वोल्टेज मिलेगा और जो भी वोल्टेज आप मापेंगे वो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा टॉपिक है लाइन वोल्टेज। अभी तक हमने फेज वोल्टेज की बात करी कि फेज वोल्टेज क्या होता है। अब हम लाइन वोल्टेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है, लाइन वोल्टेज कहलाती है। यानी कि दो फेज, अब देखिए आप न्यूट्रल का काम नहीं है, न्यूट्रल का काम हमें तब पड़ता है जब हमें फेज वोल्टेज निकालनी होती है। लाइन की बात हो रही है, लाइन का मतलब होता है कि फेज और फेज के बीच में आपको जो है वोल्टेज निकालना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए आर वाई बी आपके पास है, तो आर और वाई का ले लीजिए, या फिर बी और वाई का ले लीजिए, है ना, इस तरह से, या फिर आर और बी का ले लीजिए। यानी आपको तीनों फेज में से किन्हीं दो फेजों को उठाना है एंड उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, मल्टीमीटर से वोल्टेज को मापना है ना। मल्टीमीटर से जब आप वोल्टेज को मापेंगे तो आपको 440 वोल्ट देखने को मिलेंगे, और इन वोल्ट को क्या कहेंगे, हम लाइन वोल्टेज कहेंगे, ना कि फेज वोल्टेज। स्टूडेंट इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाती है उन्हें। देखिए फेज वोल्टेज तब कहलाएगा जब हम फेज और न्यूट्रल के बीच में मापेंगे, लेकिन ये तो फेज और फेज के बीच में है, तो जब दो फेजों के बीच का हम जो है वोल्टेज निकालते हैं तो उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। दो फेजों के बीच जब हम कोई वोल्टेज मापेंगे तो वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाएगा, एंड इसे हम VL से डिनोट करते हैं, यानी VL से प्रदर्शित करते हैं। L का मतलब होता है लाइन, V का मतलब होता है वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज, इस तरह से आप इसे समझिएगा। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं फेज करंट के बारे में, है ना। फेज करंट क्या होता है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा लाइन करंट क्या होता है। देखिए फेज करंट समझना काफ़ी आसान है। किसी एक फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा फेज करंट कहलाती है। कितना आसान है। देखिए किसी एक फेज, है ना, तीन फेज आपके पास होंगे आर वाई बी, तो उसमें से होगा क्या, किसी एक फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी ना, वही हमारी क्या कहलाएगी, फेज करंट कहलाएगी। और इसे हम IP से डिनोट करते हैं, यानी IP से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर P का मतलब फेज और I का मतलब करंट, यानी कि फेज करंट, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी एक फेज में वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का जो आप मान निकालेंगे, या फिर आप धारा फेज जो यहाँ पर किसी एक फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा जो आप निकालेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेज करंट कहेंगे। RYB आपके क्या होते हैं, फेज होते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो लाइन करंट के बारे में समझते हैं। जिस तरह से हमने फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज पढ़ा, ठीक इसी तरह से हमने फेज करंट और लाइन करंट भी समझना है। फेज करंट आपने समझ लिया, किसी एक फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा फेज करंट कहलाती है। तो अब लाइन करंट क्या है, दो फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी, लाइन करंट कहलाएगी। काफ़ी आसान है। देखिए अब जो है मैंने आपको डिफरेंस भी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा है, तो उसे हम फेज करंट कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें तो दो फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लाइन करंट कहेंगे। क्लियर है। तो ये आप उसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से फेज करंट फेज वोल्टेज मैंने आपको बताया, कुछ इस तरह से, है ना। लाइन करंट और फेज करंट आप समझ रहे होंगे, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर RY भी हमारे फेज होते हैं, एंड इसे हम IL से डिनोट करते हैं, यानी लाइन करंट, है ना। तो ये आपको समझ में आया, नहीं आया है तो एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स होती हैं। तो देखिए एक बार फेज करंट के फेज वोल्टेज के ऊपर बात कर लेते हैं। फेज वोल्टेज आपको समझ में आ गया। यदि एक फेज और न्यूट्रल के बीच अगर हम वोल्टेज को नापेंगे तो वो हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रल को हटाकर दोनों फेजों के बीच में हम नाप रहे हैं वोल्टेज, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। अब हम फेज करंट की बात करें तो फेज करंट यहीं से आप पता लगा सकते हो। जैसे आपने वोल्टेज निकाला तो यहाँ पर कुछ करंट भी आया होगा, तो वो हमारा फेज करंट कहलाएगा। यानी हम इस तरह से परिभाषा भी बना सकते हैं फेज करंट की, कि एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच मापे गए करंट को हम फेज करंट कहते हैं, और जो आपका लाइन करंट होता है, यानी दोनों फेजों के बीच मापे गए करंट को हम क्या कहते हैं, लाइन करंट कहते हैं। तो इस तरह से भी आप इन दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। एंड इसके बाद फेज पावर की बात कर लेते हैं कि आखिर ये फेज पावर क्या होती है। किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई विद्युत शक्ति। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम एक फेज ले रहे हैं
जो हमारे पास 3 फेज़ हैं R/B, हमने किसी एक फेज़ को ले लिया और एक न्यूट्रल को ले लिया, यानी किसी एक फेज़ तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई जो विद्युत शक्ति होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, PP, यानी फेज़ पावर कहेंगे। इसे हम PP से डिनोट करेंगे, यानी फेज़ पावर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। आपको क्या करना है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है, एक फेज़ ले लेना है और एक न्यूट्रल ले लेना है, दोनों के बीच को आपको शक्ति माप लेनी है। तो उसे हम क्या कहेंगे, फेज़ शक्ति या फिर फेज़ पावर कहेंगे। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसे समझना। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है एंड आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें पता लगे कितने स्टूडेंट्स सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, है ना। एंड अगर आपको कहीं पर डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं आपकी कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। आपके बुक में आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसे आप बना लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, अपने सुंदर से नोट्स बना पाएँ और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम जो है थर्ड पार्ट के साथ मिलेंगे, थर्ड लेक्चर के साथ। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था एंड इसके बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा और 4 से 5 लेक्चर में ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।